Hello and welcome everyone. Myself K.S. Sejan. I am the founder of Saksham Tutorials. जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग एक महीने के लिए अभी फ्री पढ़ाने वाले हैं। अभी फ्री पढ़ाने वाले क्यों हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद बड़ा सिंपल सा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे 12th के होंगे जिनके लास्ट या 11th कोविड के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई होगी और बहुत सारी परेशानियां उनको इस वक्त 12th में आ रही होंगी। ठीक है, ये आएंगी। तो हमारा मकसद इन एक महीने में यही है कि हम लोग आपके बेसिक्स को ठीक कर दें, जिससे आप 12th के सिलेबस को ठीक से समझ पाए और आपको तरीका बताएं कि पढ़ना कैसे होता है 12th के सिलेबस को। ठीक है, यानी कि आप अगर टीचर से भी पढ़ते हैं तो टीचर, ठीक है, आपको क्या डिलीवर करना, मतलब आपको क्या डिलीवर करे जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है इस वक्त, मुझे मालूम है। तो उन सबको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, कहते हैं ना कि जब मुसीबत आपके ऊपर बड़ी आती है तो मौका भी बड़ा आता है। तो इस वक्त दोबारा से फिर लॉकडाउन में चले गए हैं और काफी सारे बच्चे कंफ्यूज भी है और कुछ कंफ्यूजन में इधर उधर, ठीक है, कुछ ऐसी जगह भी ज्वाइन कर बैठते हैं जहां पर उनको फायदा नहीं हो पाता। स्पेशली ऑनलाइन में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग आपको एक ब्रिज ऐसा बना के दें, ठीक है, कि जो आपका वो जो गैप आ गया है ना, जिसे क्रॉस करना बच्चे के लिए मुश्किल हो रहा है 11th से 12th जाने के लिए, ठीक है, तो वो समझने वाला गैप, जिससे आप सब्जेक्ट को समझते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, तो वो इस एक महीने में वो ब्रिज तैयार करके आपको देंगे, जिससे आप 11th से 12th में प्रॉपर तरीके से लैंड कर सके। अब ये होगा कैसे? कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल होगा कि हम 11th का पढ़ाएंगे? नहीं, हम लोग 12th ही पढ़ाएंगे, लेकिन जितनी भी चीजें 11th की 12th में आएंगी, जिसके बेसिस पे 12th का कोई कॉन्सेप्ट जो 11th के बेस पर समझना, उसको 11th वहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि 12th में अच्छा कैसे पढ़ा जा सकता है, क्या तरीका होगा जिससे हम लोग अपने बेसिक्स को दोबारा से अलाइन कर लें। ठीक है, तो बच्चों, आपका परफॉर्मेंस 11th में कैसा भी रहा हो, अब घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि हर बच्चे के पास दिमाग होता है। कोई भी बहुत रेयर ही एक आध बच्चा होता है जिसको कोई ऐसी प्रॉब्लम, सबके पास दिमाग होता है। अब सबके पास दिमाग होता है लेकिन मार्क्स सबके नहीं आते हैं, कंपटीशन सब क्वालिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, उसका कारण बड़ा सिंपल सा है कि दिमाग सबके पास है पर कुछ के बेसिक्स क्लियर है और कुछ के क्लियर नहीं है। जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो मार्क्स भी कम लेके आते हैं और वो कॉम्पिटिशन्स में भी अटक जाते हैं। ठीक है, जो भी वो कॉम्पिटिशन फ्यूचर में देना चाहते हैं, राइट। और जो बच्चे जिनके बेसिक्स मजबूत है वो मार्क्स भी अच्छे ले आते हैं और वो आपका कॉम्पिटिशन्स में भी अच्छा कर जाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है 12th के बाद आप जो है कॉलेज में तो जाना ही है या जाना नहीं है, तो कॉलेज में जाना तो कॉम्पिटिशन्स तो निकालने पड़ेंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, या आप एनडीए का एग्जाम दें, या बीएससी एमएससी करें। बहुत सारे बीएससी एमएससी वाले बच्चों को लगता है कि हमारा तो चल जाएगा। भाई, आपको तो ज्यादा पढ़ना है, आप तो जाई सब्जेक्ट्स की तरफ रहे हो, तो आपका कम में काम कैसे होगा? तो ये मिथ निकाल दो अपने दिमाग से। ठीक है, अच्छा पढ़ना सबके लिए जरूरी है। तो मैं आपको इस एक महीने में एक अगर 60% वाला बच्चा भी जो कभी 90 नहीं लाए, अगर मेरी बातें ठीक से फॉलो करेगा और उसी तरीके से साल भर पढ़ाई करेगा, तो वो भी 90+ ले आएगा और कंपटीशन निकालने की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आपको जो स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चारों सब्जेक्ट एक साथ नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो फिर फॉर्मेलिटी पूरा करना हो जाएगा। हम लेक्चर भेजे जाएंगे, आप में से कुछ देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ दिन फिजिक्स चलाएंगे ताकि आप फिजिक्स पे मेहनत करें, फिर मैथ्स चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, या ये 2 सब्जेक्ट पैरेलल भी चल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे काम करते जाएंगे। तो यकीन मानिए कि आपका बेस कितना भी वीक है, अगर आपने इन लेक्चर्स को ध्यान से सुना, इनको ठीक से फॉलो किया, तो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। अब फिजिक्स, हमने पहला सब्जेक्ट फिजिक्स ही क्यों चूज किया? एक्सक्यूज मी। देखिए, फिजिक्स में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चों को लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है, स्पेशली अगर कोई बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा टफ लगती है, स्पेशली या जिनके पास मैथ्स नहीं है। लेकिन ये सब गलत बात है। फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बल्कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इस पे कमांड कर ले तो आप मैथ्स में भी अच्छे हो जाएंगे, आप केमिस्ट्री में भी अच्छे हो जाएंगे, इनफैक्ट आप बायो में भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स समझने और अपनी सोच को फिर इंप्लीमेंट करने का सब्जेक्ट है, जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स में उसका स्कोप बहुत ही कम है।
और फिजिक्स डिफिकल्ट भी उन बच्चों को लगता है जो याद करते हैं। अब आपने कोई मान लिया डेरिवेशंस किए, तो बच्चे डेरिवेशन के स्टेप्स याद करके सोचते हैं हमने डेरिवेशन कर लिया, ये गलत है बिल्कुल एकदम। ठीक है, आप याद नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ चीजें याद रखनी है, रट्टा तो मारना ही नहीं है, रट्टा तो पाप है। ठीक है, अगर आप चीजों को समझेंगे आपकी मेहनत कम लगेगी और वो आपके लिए प्रोडक्टिव ज्यादा होंगी, यानी कि आपको एग्जाम में उनसे बेनिफिट भी होगा, आप वहां मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, चाहे वो बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिशन हो। ठीक है, अगर आप समझेंगे नहीं, याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, तो फंसेंगे आप कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, तो वो कहते हैं ना हमने सारे स्टेप याद कर लिए, तो पहली बात तो इसका मतलब उसने फिजिक्स पढ़ी नहीं, वो जिस तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो इस तरीके से पढ़ रहा है फिजिक्स को। फिजिक्स में चीजें समझनी होती है और एक बार आपने अगर बेसिक समझ लिया तो चीजें खुद ब खुद अनफोल्ड होनी शुरू हो जाती है, खुद ब खुद अनफोल्ड। ठीक है, यानी कि एक तरीके आपको बेसिक ऊपर ठीक से समझ आ गया तो उसके बाद के स्टेप्स आपको याद नहीं करने, वो अपने आप बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर जो मैं लूंगा, हो सकता है लेक्चर आप लोग बहुत लोगों ने पढ़ लिया हो, तो थोड़ा सब्र रखिए, मेरी क्लासेस ब्रेक मत करिएगा, जितनी क्लासेस है उसको उसी सीक्वेंस में लेते रहिए, आपका सेंस बन जाएगा फिजिक्स सीखने का, एंड आई एम श्योर आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, ये बेसिकली हम सबको पता है चार्ज के बारे में बताता है, आप नाम से ही देख सकते हैं इलेक्ट्रो, तो ये जो वर्ड इलेक्ट्रो है दिस स्टैंड्स फॉर चार्ज। ठीक है, और जो ये स्टैटिक है इसका मतलब है रेस्ट। तो देखो चैप्टर का नाम ही चैप्टर के बारे में बता रहा है कि स्टडी अबाउट द चार्ज when charge is at rest। तो यानी कि इस चैप्टर में आपको जो चार्ज के बारे में पढ़ना है, या चार्ज के जो भी इफेक्ट्स वो क्रिएट करता है, वो जो भी आप पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे, जब वो स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो, मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही अपनी बेसिक बात बता देता है। ठीक है, तो आपका चार्ज पूरे चैप्टर में रेस्ट में रहना है। मान लीजिए कि अगर आपने एक चार्ज को यहां से यहां मूव करा दिया, तो इस पोजीशन पर भी वो रेस्ट में था जब आप इसको देख रहे थे यहां पर, और यहां पर अब रखना पड़ेगा आपको इसको रेस्ट में। ठीक है, दोबारा रेस्ट में आएंगे। बीच में देखो चल के आया हो, आप चला के लाए हो इसे, कुछ भी वो हो, लेकिन जब आप उसको स्टडी करेंगे यहां से यहां तक, तब भी आपको इसको यहां पे रेस्ट में लाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर अगर इसकी मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो 0 थी, रेस्ट में था। आपने यहां लाके रख दिया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0। तो यानी कि कोई काइनेटिक एनर्जी पूरे उसमें इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहना है, 0 रहना है, क्योंकि चार्ज को स्टेशनरी उसमें पढ़ना है हमने। ठीक है, वो रेस्ट में रहना चाहिए। तो आपका चार्ज यहां भी रेस्ट में था और यहां भी रेस्ट में था। अब देखिए पहले ही वर्ड आ गया चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में प्लस माइनस, ठीक है, ये घूमता रहता है। चार्ज को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, हम लोगों ने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। चार्ज मान लो कि पहले हमें मालूम ही नहीं था। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या बताया गया था कि जैसे एक मास ये एक मास ये, तो ग्रेविटेशन फोर्स से ये पता लगा ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है मास। ठीक है, जिसके कारण दो मासेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे दिमाग में अभी यही था कि भाई जो मास है उसके कारण एक फोर्स काम करता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो ऐसी बॉडीज ली, ठीक है, जिन बॉडीज में एक के अंदर इलेक्ट्रॉन कम थे। ठीक है, यानी कि हमने एक ऐसी बॉडी ली जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम थे। ठीक है, दूसरी बॉडी भी ऐसी ली जिसमें इलेक्ट्रॉन कम थे। आपको पता है कि नॉर्मली मैटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, न्यूट्रल बॉडी जिसे आप बोलते हो। लेकिन ये दो खास तरह की बॉडी हमने ली कि इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया,
और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, अब इन बॉडीज को अगर ये कुछ डिस्टेंस में रखता है तो एज पर द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन लॉ मास तो इसमें भी है और मास इसमें भी है। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है इन बॉडीज में। ठीक है, तो मास इसमें भी है मास इसमें भी है, तो इन दोनों को ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल यहां पे आता है कि भाई ये क्या कारण है कि रिपेल करते हैं। ठीक है, या आपने ऐसी बॉडी ले ली होती जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते। ठीक है, इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होता और इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होता किसी और बॉडी से, तो भी एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अभी तक तो हमें ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पता था। ठीक है, तो ये अचानक से नया फोर्स कहां से आ गया, और फिर सबसे बड़ी बात ये रिपल्सिव फोर्स भी है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स था, दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी, लेकिन ये फोर्स तो रिपल्सिव भी है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर तो नहीं है रिपल्सिव नेचर, तो इसका मतलब नेचर में कोई और फोर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब इन्होंने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है सिर्फ इन्हीं बॉडीज में हो रहा हो, तो इन्होंने क्या किया, एक बॉडी ऐसी ले ली जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और दूसरी बॉडी ऐसी ले ली जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम थे। तो इन्होंने देखा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो इन्हें लगा ग्रेविटेशन फोर्स होगा, लेकिन जब इन्होंने इस फोर्स को कैलकुलेट किया तो ये ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा निकला, डोमिनेट कर रहा था ये फोर्स, यानी कि ये फोर्स जिससे बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ये ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये मास के कारण ये अट्रैक्शन है, कोई और बॉडी है प्रॉपर्टी में, मतलब मैटर की कोई और प्रॉपर्टी है, मास नहीं है, जिसके कारण ये अट्रैक्शन या ये रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, इन्होंने एक बॉडी फिर ऐसे ली होगी। ठीक है, देखिए जब साइंस में कोई भी लॉ आता है या किसी चीज के बारे में बताया जाता है तो वो एक सेंटेंस से खत्म नहीं होता है, राइट। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना होता है कि क्या हुआ होगा, ताकि हमारी जर्नी भी उस चैप्टर में उसी तरीके से स्टार्ट हो सके, उस बेसिक में वैसे ही स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो इन्होंने एक बॉडी न्यूट्रल, ठीक है, ले ली। अब इन्होंने देखा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योरली कौन सा था, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ठीक है, यहां पर ये वाले जो फोर्स यहां लगे थे यहां पर काम नहीं कर रहे। इससे एक और बात एस्टेब्लिश हो गई, क्या कि दोनों बॉडीज में या तो इलेक्ट्रॉन का डिसबैलेंस होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो दोनों में एक्सेस में हो या दोनों में डेफिशिएंसी में हो, या एक में एक्सेस में या एक में डेफिशिएंसी में हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या डेफिशिएंसी में और दूसरी बॉडी जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो वहां पर ये जो जिस अफेक्ट के कारण, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं वो काम नहीं करता है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को इन्होंने मैटर की कहा, ये भी एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसका नाम इन्होंने दिया चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज एग्जिस्टेंस में आया हमारे सामने, राइट, कि आपका जो जब इन्होंने देखा कि मैटर के अंदर जब कोई भी मैटर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और दूसरे मैटर ने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर लियो, या कोई मैटर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और दूसरे भी गेन या लूज किए हो, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है। और वो किस प्रॉपर्टी के कारण काम करता है, वो तभी काम करता है जब इन बॉडीज ने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज किया हो, वरना वो काम नहीं करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैटर की बोलते हैं चार्ज। ठीक है, अब चार्ज को इन्होंने दो तरीके से डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि दो पॉसिबिलिटी है चार्ज के लिए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी ये है कि बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो, और एक पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो, यानी कि या तो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन क्या किया हो, दे दिया हो, या इलेक्ट्रॉन ले लिया हो। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लेने को बोला कि जब इलेक्ट्रॉन ले ले कोई बॉडी, इसे इन्होंने दे दिया नेगेटिव नाम। ये चाहते तो इसे अल्फा बीटा गामा कुछ ऐसे भी बोल सकते थे। तो यह नेगेटिव का सिर्फ मतलब है कि इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक है,
और जहां पर इलेक्ट्रॉन बॉडी ने दे दिया किसी को, तो उस बॉडी को उन्होंने बोलना शुरू किया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर करती है? जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। ठीक है, कोई बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करती है? जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को गिव अवे कर देती है, दे देती है किसी को। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमें अच्छे से पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और दोनों ही चार्ज पार्टिकल थे। दोनों ही क्या थे? चार्ज पार्टिकल। दोनों का चार्ज भी मैग्नीट्यूड में क्या था? सेम। कितना था? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम आपकी क्या है? चार्ज की यूनिट है। ठीक है, तो इतना चार्ज था, लेकिन दोनों की जो पोलैरिटी है, बिहेवियर है, वो बिल्कुल अपोजिट था एक दूसरे के। ठीक है, दोनों की पोलैरिटी क्या थी? अपोजिट थी। इलेक्ट्रॉन की अलग थी और प्रोटॉन की अपोजिट थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। तो अक्सर इसलिए आप देखते हैं कि जब प्रोटॉन की बात होती है तो प्लस साइन लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो माइनस साइन लगा देते हैं चार्ज पे। वो प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी अपोजिट करने को बताने के लिए होता है। वो कोई चिट से नहीं निकला था नाम, सिर्फ हम ये बताने चाहते थे। आप देखिए, आप जब कहते हैं किसी को प्लस किसी को माइनस, तो दोनों बिहेवियर एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो जस्ट ये अपोजिट बिहेवियर को बताने के लिए हम लोग प्लस और माइनस लगाते हैं। तो प्रोटॉन के चार्ज के साथ प्लस लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ माइनस लगाते हैं। अब सवाल आता है कि ये बॉडीज को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्यों बोलते हैं? प्रोटॉन वाली को, और इलेक्ट्रॉन वाली को नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्यों बोलते हैं? तो बड़ा सिंपल सा इसमें वो है फंडा। देखो, एक न्यूट्रल बॉडी कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, मान लो ये बॉडी है, उसमें 10, उसके एटम में 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर? अब आपको मैंने बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दोनों की पोलैरिटी क्या है? अपोजिट है एक दूसरे के, यानी वो एक दूसरे के अफेक्ट को खारिज करते हैं, कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचो कि अगर बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे उस बॉडी पे? 10 थे। कितने बचे? 9। ठीक है, अब उस एटम को देखो, पूरे एटम को। पूरे एटम में 10 प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन तो जाएगा नहीं कहीं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो 9 इलेक्ट्रॉन बचे और 10 आपके प्रोटॉन है। तो पूरे एटम की बात करूं तो इन 9 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 9 प्रोटॉन के चार्ज क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे, खत्म कर देंगे। मानो खत्म का मेरा कहने का मतलब है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कहेंगे अंदर 9 नेगेटिव चार्ज है, तो मैं अंदर कहूंगा 9 पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन एक साथ में पॉजिटिव चार्ज और बच रहा है, क्योंकि 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन में से 9 तो मान लो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर रहे हैं, एक तरह से उसके चार्ज का इफेक्ट खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोटॉन बच गया जिसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, जब भी तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट के कारण आप कहते हैं कि एक एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो जो प्रोटॉन के चार्ज का इफेक्ट है उसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या करता है? उसे एक तरह से बैलेंस कर देता है। ठीक है, इसलिए एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, राइट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन तो बच गए 9, 10 थे पहले, और इसमें बच गए 10 प्रोटॉन, तो 9 ने न्यूट्रल किया, एक प्रोटॉन बच गया। प्रोटॉन का चार्ज आपने क्या लिया था? पॉजिटिव। तो इसीलिए आपका जो प्रोटॉन, जब आपका प्रोटॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ऐसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, क्योंकि वहां एक्चुअल में अफेक्टिव चार्ज किसका बचा? प्रोटॉन का बचा, और जिसे आपने प्लस साइन से मार्क किया है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी बॉडी ने, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को ले लेगी बॉडी, तो उसके बाद 10 से मान लो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन ने बैलेंस कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, इलेक्ट्रॉन को आपने क्या साइन दिया था? माइनस, तो बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज बहुत सिंपल चीज है, राइट। इट इज ऑल्सो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें, बच्चे अक्सर किताबें जब पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी बताते हैं, हम भी बताते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन चार्ज की क्या होती है कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच द बॉडी और द मैटर will produce electrical and magnetic field and can experience electrical and magnetic field।
ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जिसके कारण मैटर, ठीक है, आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और उसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी करता है। यानी कि पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को भी चार्ज चाहिए, और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी, उसका पता लगाने के लिए भी चार्ज चाहिए। ठीक है, चार्ज या चार्ज बॉडी बोल लो, वो चाहिए। अब देखो, ना तो अभी आपको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में पूरा पता, ना आपको मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पूरा पता, तो ये डेफिनेशन आप सिर्फ रट ही सकते होगी। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझ आना प्रॉपर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं अगर आप इसको लिख देते चार्ज के डेफिनेशन में, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच द बॉडी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कैन एक्सपीरियंस एंड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या इसे हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या होता है और कैसे होता है, इस स्टेज में जब आपका पहला चैप्टर चल रहा है आप नहीं बता सकते। आपने मैग्नेटिक के बारे में सिर्फ अभी नाम सुना है, उसका डिटेल नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल के बारे में नाम सुना है, बहुत डिटेल नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप चार्ज की डेफिनेशन को सिर्फ याद ना करें, चार्ज को समझें। ठीक है, बाकी आगे तो वो चीजें समझ आनी अपने आप खुद ब खुद शुरू हो जाएंगी। तो दिस वाज, आई थिंक, इस तरीके से हमारा चार्ज एग्जिस्टेंस में आया कि चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। ठीक है, अब चार्ज की प्रॉपर्टीज कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बच्चे कई बार सोचते हैं अरे ये तो थ्योरेटिकल से छोड़ दो। फिजिक्स में एक बात समझ लीजिए, इसको फिजिक्स सीखनी है, मैं ये करूंगा मैं ये नहीं करूंगा, फिजिक्स में ये नहीं चलता है। फिजिक्स में चेन सिस्टम होता है, चेन जितनी कनेक्टेड होगी उतनी फिजिक्स आपको सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा स्कोरिंग लगेगी। और जब आप सेलेक्टिव हो जाएंगे ना तो ट्रस्ट में आप फिजिक्स तो नहीं सीख सकते, और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, तो कोई चीज मिस नहीं करनी, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी तो जस्ट एक जनरल बात हम लोगों ने की थी। देखिए, अब प्रॉपर्टीज में आपकी जो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है, जिनका यूज भी लगातार होता है। तो सबसे पहले है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जहां तक बात है, जब भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैं अक्सर क्लास में पूछता हूं तो बच्चे सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से उससे रिलेट कर देते हैं। तो किसी से पूछो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है तो कहते हैं चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सीधा लगा देते हैं इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट प्रॉपर ठीक नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे कंफ्यूजन होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक रिएक्शन होती है, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे भी, बीटा डीके प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन तो चार्ज पार्टिकल होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो एक ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारी एक रिएक्शन है जिसमें एक न्यूट्रॉन बीटा डीके प्रोसेस में दो चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, जिसमें एक का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और एक का प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, अभी मतलब सिर्फ मैंने बताया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल दो सेपरेट चार्ज पार्टिकल में आपके, ठीक है, मतलब कन्वर्ट हो गए, जिसमें से एक का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है विद पोलैरिटी और एक का प्रोटॉन के बराबर है चार्ज। ठीक है, अब आप देखो, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज पार्टिकल तो यहां बन रहे हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन बैठ जाता है। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सही से डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ड इस्तेमाल करना है, सिस्टम। ठीक है, या टोटल चार्ज। मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट क्या होगा। देखिए, हम लोग कहते हैं कि टोटल चार्ज
of a system always remain constant, या कंजर्व लिख दीजिए। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहां पर कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि मतलब जो पहले था उतना ही बाद में रहे, ठीक है, यही तो होता है कंजर्वेशन, जितना शुरुआत में तो उतना ही खत्म होने पर रहे, ठीक है। तो मैंने यहां पे टोटल चार्ज की बात करी, इसी को आप स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल सही होगा एकदम, ठीक है। तो हमें जो अपने दिमाग में किसी स्टेटमेंट को डालना है वो ऐसा डालना है जो सिंप्लीफाइड हो और आसान हो और परफेक्टली करेक्ट हो विदाउट एन एरर। कोई एरर नहीं होना चाहिए उसमें, इसके अंदर कोई एरर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपको इसको कोई कहता है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक या गलती है तो उसे पता नहीं है एक्चुअली। ये बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही बताता है कि सिस्टम का टोटल चार्ज जितना इनिशियल था उतना फाइनल रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था उतना बाद में रहेगा, या कंजर्व कह लो, ठीक है। रिमेन कांस्टेंट का मतलब भी यही है हमारा, और रिमेन कंजर्व का मतलब भी यही है। देखो मान लो सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग दो वर्ड आते हैं, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, जब हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम दो पार्ट में यूनिवर्स को डिवाइड करते हैं, एक तो सिस्टम, एक सराउंडिंग। आपने पढ़ा भी हो, सिस्टम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का ऐसा पार्ट, ठीक है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। तो जिस चीज को आप स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सिस्टम हो गया। उसके अलावा पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग में आता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस कमरे को स्टडी कर रहा हूं, ये सिस्टम है, ठीक है। तो इसका जो यहां पर इनिशियल चार्ज था, मान लो ये कमरा है, इस कमरे में न्यूट्रॉन रखा था, तो इसका इनिशियल चार्ज कितना था, 0, ठीक है। इसका इनिशियल चार्ज था 0। अब ये न्यूट्रॉन बीटा डी के प्रोसेस में गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, एक दो चार्ज पार्टिकल है जिसमें एक का इलेक्ट्रॉन के बराबर है और एक का प्रोटॉन के बराबर है। तो ये खत्म, न्यूट्रॉन खत्म, कमरे में ये दोनों बचे। कमरे का चार्ज अब कितना है, आप इसके चार्ज को इसके चार्ज के साथ जोड़ दोगे, लेकिन दोनों की पोलैरिटी क्या है, ऑपोजिट है। तो अब भी फाइनल कितना चार्ज है इसका, 0, ठीक है। तो इसका मतलब जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल चार्ज है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही ये हो गया कि नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम या टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व्ड, ठीक है। इसको लिखे, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कुछ नहीं कटेगा। अब बच्चे कई बार इसे कहते हैं कि सर ये तो स्टेटमेंट है, हम याद भी कर लेंगे, इसमें क्या, जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी जगह तो छुड़वा ही दिया जाता है, सब बताते ही नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको आपको बताता हूं कि ये कहां और कैसे काम आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये प्रॉब्लम कॉम्पिटिशन्स में भी आई हुई है, और आपको पता है कि जो पीछे कॉम्पिटिशन्स में आ चुका आजकल वो बोर्ड्स में रिपीट होने लगा है, ठीक है। तो कंपटीशन बोर्ड सेपरेट चीज नहीं होती, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिथ है, और मैं आगे अपने वीडियोस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी मैं इस मिथ को ब्रेक भी करूंगा और आपको खुद लॉजिकली समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन से तो आप मेरी मानने नहीं वाले हैं, ठीक है। दोनों में ही सब्जेक्ट्स आते हैं और सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए जैसे मेरे पास मान लो कि ये एक स्फीयर है जिसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड में रखा हुआ है, ठीक है, दोनों एक जैसे स्फीयर है। इस पर मेरा चार्ज है Q1 और इस पर मेरा चार्ज है मान लो Q2, ठीक है। एक मतलब मेटेलिक स्फीयर मेरा लेने का मतलब है कंडक्टर, जो चार्ज को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, राइट। अब हमने क्या किया, इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ये मैंने वायर लगा दी, एक तार, ठीक है, बिजली की तार जैसे होती है, ऐसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया दोनों को। तो आपने पोटेंशियल वर्ड सुना है, ठीक है, हालांकि उसकी डिटेल अभी ज्यादा नहीं आई, लेकिन आपने अक्सर सुना है घर में कितनी वोल्टेज आती है, सब बोलते हैं 220, जबकि आरएमएस वैल्यू होती है, पर इतना तो पता है कि 220 वोल्ट आती है घरों में, ठीक है। और गलती से अगर हम बिजली के स्विच में हाथ लगा दें तो क्या होगा, ऑन करके, तो 220 वहां होगा, 220 हम में होगा कि नहीं होगा। कैसे होता है भाई, 220 हम में कैसे आ गया, हम कौन सा जनरेटर लेकर घूम रहे हैं अपने पीछे,
इसीलिए होता है क्योंकि जब हम लगाते हैं हम भी कंडक्टर की तरह काम करते हैं, चार्ज हमारे अंदर फ्लो करने लगता है। तो जब तक उसका और हमारा पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, क्या होगा, चार्ज हमारे अंदर आता रहेगा। ठीक है, इसको घर में करना मत, कभी सही में बिजली के उस स्विच में हाथ डाल दो, तो डोंट ट्राई इट एट होम। सिर्फ यहीं पर देखिए, जब आप इसे वायर से जोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, ये दोनों अपना पोटेंशियल को सेम करेंगे। हो सकता है इधर से चार्ज निकल के इधर जाए या इधर से इधर जाए। मान लो शुरुआत में इसका पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था। ठीक है, जब आपने वायर से जोड़ दिया तो क्या होगा, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए हटा के खाली ये बना रहे हैं, इसका पोटेंशियल भी, इसका भी, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। अब या तो चार्ज निकल के यहां से यहां गया होगा या यहां से निकल के यहां आया होगा, कुछ दोनों में से कुछ तो हुआ होगा। मान लो अब इसका चार्ज हो गया Q1 डैश और इसका चार्ज हो गया Q2 डैश। ठीक है, क्लियर, इसका Q1 डैश और Q2 डैश, और दोनों का पोटेंशियल सेम है। राइट, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। अब आपने वायर हटा दी, इस पर Q1 डैश चार्ज, इस पर Q2 डैश चार्ज। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखो, जब हमसे ये निकालने को बोलेगा Q1 डैश और Q2 डैश कितना होगा निकालो, उस टाइम पर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे देखते हैं, चलो देखो, ये मेरा सिस्टम हो गया, ये सब इसी के अंदर हो रहा है। ठीक है, अलग अलग थोड़ी है, ये भी इसी के अंदर है। तो अब क्या हुआ, इनिशियल चार्ज कितना था इस सिस्टम का, दोनों उसका, जब तक वायर से कनेक्ट नहीं किया था, Q1 प्लस Q2। ये पता है आपको पहले से, ये तो दिया है हमें प्रॉब्लम में, Q1 और Q2। और जब इन्हें वायर से कनेक्ट कर दिया, इनके पोटेंशियल सेम हो गए, तो इनके चार्ज बदल गए, इसका Q1 डैश, इसका Q2 डैश। वायर हटा दी, Q1 डैश Q2 डैश। ठीक है, लगी भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, तो इस पर चार्ज Q1 डैश हो गया, Q2 डैश, इसको मैं हटा ही देता हूं, वायर हटाने का कोई मूल्य भी यही रख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों पे चार्ज आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 डैश प्लस Q2 डैश मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इसका सम इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्यों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि सिस्टम का जितना चार्ज था इनिशियली, फाइनल भी उतना रहेगा। भाई आप देखो, इन दोनों पे जो चार्ज था, इसने इसको दिया, इससे बाहर तो कहीं नहीं गया ना। ठीक है, इस पे Q1 था, इस पे Q2 था, तो मान लो इससे इधर कुछ चार्ज चला गया, तो एज ए टोटल Q1 प्लस Q2 है, तो जो जितना इधर गया है, अगर टोटल करूंगा तो वो पुराने के सेम ही तो आएगा। ठीक है, मान लो शुरू पे इस पे 3 चार्ज है, इस पे 1 चार्ज है, ऐसे मान ले रहे हैं 3 1। जब मैंने इसको कनेक्ट किया वायर से, इस पे 1 इधर चला गया, तो 3 प्लस 1 पहले कितना था, 4, तो इसी के ऊपर गया ना 1, तो इस पे 2 बचा, इस पे भी 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 4। तो यानी कि यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है कि किसी सिस्टम का इनिशियली जितना चार्ज है, फाइनल चार्ज भी उतना रहेगा। अब देखो, एक टाइम पे प्रॉब्लम कंपटीशन में आई हुई है, तो जब इसको प्रॉब्लम को वहां सॉल्व करते हैं, इससे आगे भी सॉल्व करते हैं वहां पर, तो वहां इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, जिसे बच्चे एक स्टेटमेंट समझ के छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों के कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीजें छोड़ते हैं और वो उनको आगे चल के फिर उसके बेस पे जो चीज समझनी चाहिए थी वो समझ नहीं पाते हैं। तो छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। राइट, तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हिच सेज दैट नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और रिमेन कंजर्व। राइट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी आप में से बहुतों को मालूम होगी। अब देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, चार्ज ऐसे नहीं होता, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। चार्ज छोटे छोटे
पैकेट्स में होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है। चार्ज ऐसे नहीं होता कॉन्टिन्यूस, चार्ज छोटे 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 ये डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है भाई। जब आप चार्ज के बारे में सोचते हैं तो सोचेंगे तो सही कि चार्ज कैसा है, क्या ऐसे जैसे एक मैंने मार्कर से ऐसे स्ट्रोक एक बना दिया पूरा, ये क्या ऐसा कॉन्टिन्यूस चार्ज है? नहीं, ऐसे एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, इस तरीके से होता है चार्ज। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है। या इसे यूं समझो, मान लो मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, इस पर क्यू चार्ज है, ठीक है। मैंने इसको तोड़ना शुरू किया, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे तोड़ा कि इस क्यू चार्ज बॉडी पहले मान लो Q/2 में टूट गई, आधा हो गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज, यानी कि इसके चार्ज के टर्म्स में तोड़ना है, खाली बॉडी को नहीं तोड़ना, चार्ज को तोड़ना है, ठीक है। तो बस ये समझाने के लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब इसको तोड़ा, फिर तोड़ते 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 इन सबको तोड़ते रहे, लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मिलता है हमें जो फर्दर नहीं डिवाइड हो रहा है, टूट नहीं रहा है, यानी कि ऐसा चार्ज मिलेगा मुझे, पार्टिकल से भी ज्यादा मैं इसे क्या बोलूं, चार्ज, ठीक है। एक ऐसा चार्ज मिला जो आगे टूट नहीं रहा है, इनडिविजिबल चार्ज, ठीक है। यहां पर ये चार्ज ब्रेक होना बंद हो गया, इससे आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड निकला वो निकला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे आप मॉड ई भी बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज भी इतना ही होता है ना। तो इससे एक बात पता लगी कि ये स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इसका चार्ज, मैं जब मैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का मतलब वो है मेरा कि मैं सबसे छोटे चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। अब इन्होंने कहा अच्छा, तो चार्ज ये सबसे छोटा इंडिविजिबल, तो अगर मैं पूरे चार्ज को तोड़ता तो ये छोटे छोटे जब तक तोड़ते रहते ना, जब तक वो टूटते रहते, तो लास्ट में आपको ऐसे पार्टिकल्स मिल जाते पूरे चार्ज के, इस तरीके से जो टूटेंगे नहीं फर्दर। और इन पार्टिकल को आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मैं पूछूं कि क्यों कितना, तो आप बोलोगे 8, टोटल पार्टिकल 8, और एक का चार्ज कितना, E के बराबर, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यानी कि इनको गिना जा सकता है 1 2 3 4 5 करके, क्लियर। तो यहां पे 8 पार्टिकल थे, तो टोटल चार्ज किसके बराबर हुआ, 8 ही। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी तो प्लस साइन, ये प्लस चार्ज था। अगर माइनस चार्ज था तो माइनस, नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी तो माइनस साइन। तो इनको गिना जा सकता है। तो इसी तरह अगर किसी बॉडी के चार्ज को तोड़ के आपको n पार्टिकल मिल जाए, मान लो बहुत सारे n पार्टिकल मिल गए, कितने, n, तो टोटल चार्ज कितना हुआ उस बॉडी पे, Q इक्वल्स टू Ne, ठीक है। इन्हें काउंट कर लोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। n एक पार्टिकल का चार्ज ही, तो n पार्टिकल का कितना, Ne, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Ne, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, जो प्रोटॉन का भी चार्ज है, उसके मैग्नीट्यूड को फंडामेंटल चार्ज बनाया गया, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज का मतलब है सबसे छोटा चार्ज, उसके टर्म्स में चार्ज जाता आता है, ठीक है। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि चार्ज ऑफ अ बॉडी is always integral multiple of E, ठीक है, कि चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, यानी कि जो चार्ज होता है बॉडी पे ये Ne के बराबर होता है। और अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो प्लस साइन लगाओगे आप, प्लस Ne होता है। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो माइनस Ne, तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne, वेयर N बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, जहां पे N क्या है, इंटीजर। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी बॉडी पे जो आपका चार्ज होता है, ठीक है, वो
किस टर्म्स में आता जाता है, ई की टर्म्स में आता जाता है, ठीक है, किसकी टर्म्स में, ई की टर्म्स में। इसलिए किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो NE हो सकता है, ठीक है। हालांकि जब आपसे न्यूमेरिकल आपको दिए जाते हैं तो कई बार कैलकुलेशन आसान करने के लिए वो रैंडमली चार्ज देते हैं, जैसे 1 कूलम दे दिया, 2 कूलम दे दिया, राइट, वो सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ताकि बड़ी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। बट जो बेसिक है कि किसी भी बॉडी पे अगर Q चार्ज है तो वो NE के बराबर होगा, ये बेसिक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है, कि चार्ज कॉन्टिन्यूअस नहीं है, चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, और इन पैकेट का साइज कितना है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ई के बराबर, ठीक है, ये तो इनको जिसे हम काउंट कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सवाल एक और चीज यहां पर थी, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था एक्सक्यूज मी, एक पार्टिकल होता है क्वार्क्स। अब क्वार्क्स में क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि थ्योरेटिकली प्रूवन, प्रैक्टिकली नॉट प्रूवन। उसका चार्ज ई से भी छोटा था, E/3, 2/3, ठीक है, तो वो उसका चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से भी छोटा माना गया, लेकिन उसको फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल नहीं बनाया गया, जबकि रूल ये होता है जो सबसे छोटा उसे बनाना होता है। तो थ्योरेटिकली हमारे पास, हमें पता है कि एक चार्ज एक ऐसा एग्जिस्ट करता है पार्टिकल जिसका ई से छोटा चार्ज है, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रूव नहीं किया हमने। तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसमें बताया गया भाई ये पार्टिकल है, इसका चार्ज E/3 के इक्वल है सपोज, ठीक है, उससे छोटा है, तो इसे बनाओ। अब प्रॉब्लम क्या थी यहां पर कि देखो किसी भी चीज को जो फंडामेंटल यूनिट बनाते हैं उसकी, यानी कि इसकी टर्म्स में मेजर किया जाए इसको, तो वो यूनिट बनाने से पहले एक, आप अगर यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में भी कंडीशन पढ़ेंगे तो वो कंडीशन ये होती है उस यूनिट की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि वो सिंगल यूनिट की तरह आपके सामने अवेलेबल होनी चाहिए, तब उसको आप यूनिट बना सकते हो। तो ऐसे ही अब हमें पता है ई तो हमारे पास है अवेलेबल, लेकिन जो E/3 यानी कि क्वार्क्स जो पार्टिकल था वो हमेशा प्रोटॉन के साथ एग्जिस्ट करता था, अकेला नहीं होता था, ठीक है, राइट, मतलब जैसे बड़ा ये छोटा ये क्वार्क्स है, तो अब ये हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब किसी चीज को यूनिट बनाते हैं उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। मान लो मैं आपसे कहूं ये 1 मीटर का स्केल है बेटा, इससे इस कमरे की लेंथ नाप दो या ब्रेथ नाप दो, तो आप इसको लोगे और यूं कर करके नाप दोगे, ठीक है। वही मैं कहूं ले बेटा ये स्केल है मेरा छोटा, इससे नाप दे, पर ये इसके साथ रहेगा, तब आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये बड़े वाले के साथ है हमेशा, तो फिर आप इसको यूनिट बनाना आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने आपने देखा होगा बुक्स में भी इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो एक तो ये हाइपोथेटिकल था, प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं था, दूसरी बात इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो इसलिए जब भी आप कहीं पे स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करें, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल की बात होगी, तो वो कौन होगा, ई होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो दैट वाज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल एकदम। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी तक मैंने आपको जितनी थ्योरी पढ़ाई है, जो भी ये चल रहा है थ्योरी में, ये जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें से किसी को रटना नहीं पड़ेगा, बस इतना ही एफर्ट करना पड़ता है कि आप चीजों को ठीक से समझ ले एक बार। और यही काम जो भी यहाँ पे खड़ा होता है बोर्ड पे, मैं या कोई और, उसका काम होता है कि बच्चे के दिमाग में लास्ट बात तक को घुसा दे दिमाग में, ठीक है, क्योंकि उससे बच्चे के लिए भी आसानी होगी। तो ये चीजें रटनी नहीं है, बिल्कुल रटना तो है ही नहीं, रटने का काम तो बिल्कुल नहीं, समझना है चीजों को। चलिए 2 प्रॉपर्टी और है बहुत छोटी छोटी। एक आपका इनवेरिएंसी ऑफ चार्ज, चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या है, देखो चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज विथ स्पीड,
यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, v स्पीड से, तो इसका चार्ज मान लो पहले q था, तो क्या इसके मूव करने से चेंज हो जाएगा? नहीं। इसी को बोलते हैं इनवेरिएंसी ऑफ चार्ज। चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। मास होता है चेंज। रिलेशन याद होगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्सक्यूज मी v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो ये m नॉट रेस्ट मास होता है। तो अगर एक मास v स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो उसका मास इतना होगा। m नॉट रेस्ट मास उसका, जब रेस्ट में था, v जिस स्पीड से चल रहा है c स्पीड ऑफ लाइट, तो m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। इसका मतलब m इनवेरिएंट नहीं है, मास स्पीड के साथ चेंज होता है, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चौथी प्रॉपर्टी एडिटिविटी। अब एडिटिविटी बड़ी सिंपल है। देखिए, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर 2 कूलम चार्ज यहां पर है, -3 कूलम यहां पर है और 5 कूलम यहां पर, ये प्लस है। तो टोटल चार्ज क्या होगा बॉडी का? सिंपल, जितना चार्ज सरफेस में सब जोड़ दो, तो -3 + 2 + 5, ठीक है, विद साइन। तो कितना हो गया? 7 और 3 + 4 कूलम। ये कहलाती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये दो छोटी प्रॉपर्टीज और भी हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो बिल्कुल सिंपल चीज है एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर इसमें। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज हो गई आपकी जो चार्ज की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे कैसे किया जा सकता है। तो कुछ मेथड तो आपको मालूम है, कुछ मेथड्स तो आपको पता है। तो पहला क्या है आपका? फर्स्ट मेथड, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो बाय रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, रब करके। ये आपको मालूम है कि हम क्या करते थे, ग्लास रोड को सेलुलोज से रब करते थे। होता क्या है जब आप रबिंग करते हैं? तो देखिए, जब रब करते हैं तो इन सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होने से क्या होगा? हीट जनरेट होगी, राइट। ये थर्मल है। अब क्या होगा जब ये हीट जनरेट होगी? तो ड्यू टू दिस थर्मल एजिटेशन, ठीक है, वो जो एनर्जी पैदा हो रही है, तो जो एक एटम का एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो उस एनर्जी को लेके क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा और क्या करेगा? अपने पेरेंट एटम को छोड़ देगा, ठीक है, और दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो जिसको छोड़ दिया उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, जिसमें चला गया उसे नेगेटिवली चार्ज कर देगा। तो रबिंग में ये होता है कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल गेन द एनर्जी एंड आफ्टर गेनिंग द एनर्जी the electron get excited, leave their parent atom and transfer to the other atom, ठीक है। in this way one body will acquire positive charge, another will acquire negative charge, simple, ठीक है। that's rubing, ये आपने सबने पढ़ा होगा, I am sure। दूसरा होता है by conducting body, यानी कि आप एक कंडक्टिंग बॉडी लीजिए और, ठीक है, by charge conducting body, चार्ज कंडक्टिंग बॉडी। तो एक चार्ज बॉडी है कंडक्टिंग बॉडी और दूसरी कंडक्टिंग बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है। इसको इससे टच कर दीजिए, तो जब इनमें फिजिकल टच होगा तो क्या होगा? अभी डिस्कस किया था हमने, ये इसका अपना पोटेंशियल सेम करना चाहेगी, तो चार्ज इससे निकल के दूसरी बॉडी में जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, यानी कि बाय टचिंग, ठीक है। एक चार्ज कंडक्टिंग ले लो और एक जिसपे चार्ज नहीं है न्यूट्रल भी लोगे, कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए। टच करोगे तो दोनों पोटेंशियल सेम करना चाहेंगे, तो चार्ज इस बॉडी से, चार्ज बॉडी से निकल के न्यूट्रल बॉडी की तरफ जाएगा, तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा, सेम चार्ज आएगा। कैसा आएगा? सेम। तो यानी कि कंडक्शन भी एक तरीका है जिससे हम लोग चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। तो बाय, ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, राइट। तीसरा क्या तरीका है? इंडक्शन, जिसको आपको यहां पे समझना है, राइट। तो पहले तो इंडक्शन समझते हैं होता क्या है।
देखिए ये वो मेथड है, इन दोनों मेथड में फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड था, दोनों मेथड आपने पढ़े भी होंगे आई एम श्योर। तो दोनों मेथड में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी था, इस मेथड में इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होगी। क्या होगा इसके अंदर, देखिए जैसे ये आपकी एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है एक्सक्यूज मी, जिसे हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लिया, क्योंकि जब मैं इस बॉडी को चार्ज करूंगा तो जो हमारी अर्थ है वो भी बहुत भयंकर कंडक्टर है, ठीक है। अब क्या होगा, वो चार्ज उसके अंदर चला जाएगा, ये कंडक्टर दूसरा कंडक्टर पोटेंशियल बराबर करेंगे तो चार्ज इस बॉडी से निकल के जमीन में भाग जाएगा, और मुझे चार्ज बॉडी चाहिए, इसे मैंने इसको किस पे रखा, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। इसको मैंने आपका इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। अब मैं इसके पास क्या करूंगा, एक चार्ज बॉडी लेके आता हूं, मान लो मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आ गया, तो क्या होगा अभी, जब मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आया हूं तो ये नेगेटिव चार्ज के जो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है, भाई कंडक्टर के अंदर फ्री है चार्ज मूव करने के लिए, पता होना चाहिए आपको, कंडक्टर में ही फ्री होता है, इंसुलेटर में थोड़ी होता है। तो अब क्या होगा कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाओगे तो भाई ये अपनी तरफ नेगेटिव को खींचना शुरू कर देगा, क्लियर, और पॉजिटिव को पीछे की तरफ धकेलेगा, क्लियर, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को खींचेगा अपनी तरफ, तो चार्ज ऐसे सेपरेट हो गया, ठीक है, एक चार्ज इकट्ठा हो गया इधर और एक चार्ज इकट्ठा हो गया इधर, ठीक है, यानी कि एक साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एक साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा, जब तक ये चार्ज बॉडी नहीं थी उससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब होने से क्या हो गया, सेपरेट हो गया चार्ज ये ऐसे, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं, इस तरीके से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना चार्ज का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नोन एज इंडक्शन। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को ही हम बोलते हैं इंडक्शन। कैसे होता है इंडक्शन, व्हेन वी ब्रिंग let's say positively charged body close to any neutral conducting body which is placed on insulating stand, ठीक है, then redistribution of charge will take place inside the conducting body and that redistribution of charge is known as induction। तो इसको यहां लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये इसको यहां लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसी प्रोसेस को सिर्फ कहा जाता है इंडक्शन, ठीक है, ये इंडक्शन कहलाता है, राइट। और ये आगे आपका यूज होगा बहुत, कैपेसिटर जब आप पढ़ेंगे और गॉस पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत जगह इंडक्शन का इस्तेमाल होगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो इसको लाइटली मत लेना बिल्कुल भी, क्लियर। अब देखिए, अब हमने चार्ज को तो सेपरेट कर लिया, अब हमने क्या करा, इस साइड से इस बॉडी को अर्थ कर दिया, यहां से इसको अर्थ कर दिया। अर्थिंग समझते हैं कि आपने एक साइड कंडक्टिंग बॉडी की एक कंडक्टिंग वायर ली और उसको ग्राउंड में से ज्वाइन कर दिया। जब ग्राउंड से ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज सारा कहां चला जाएगा, एक तरह से ग्राउंड में, नीचे, मैंने बताया ना ग्राउंड भी कंडक्टर है, ये चला जाएगा, ये वाला चार्ज मिल जाएगा, क्यों, इसे ये होल्ड करे हुए, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, क्लियर। तो जब ये इसको अट्रैक्ट करके रखे हुए तो ये तो जा नहीं पाएगा, पर ये चला जाएगा, ठीक है, ये सारा ग्राउंड में चला जाएगा। तो उसके बाद ये बच गया, ये तो खत्म और ये बच गया। तो फिर जब आप इसको और इस अर्थिंग को हटा देंगे, ये अर्थिंग हमने क्या करी, काट दी, और इसको बॉडी को भी, ये क्या हुआ, रिमूव, इसको हटा दिया, ठीक है, रिमूव कर दी। तो अब क्या हो गया, इस बॉडी पे क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज, सारा सरफेस पे आ गया, इसके क्या बच गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव तो ग्राउंड में चला गया, ये नेगेटिव चला आ गया, तो इसको भी हटा दिया हमने, इसको भी, अर्थिंग को भी हटा दिया हमने, रिमूव, ठीक है।
तो अब ये रिमूव कर दिया तो इस बॉडी में नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। ये जो पहले थी न्यूट्रल बॉडी, स्टार्टिंग में क्या थी, न्यूट्रल बॉडी, कोई चार्ज नहीं था इस पर। तो दिस वे ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है, you need to bring a charge body close to any neutral conducting body, and that body should be placed on the insulating stand. So when you bring that charge body close to any neutral conducting body, then redistribution of charge will take place inside the conductor, right, which is known as induction. Simple, induction हो गया। फिर हम दूसरी साइड से क्या कर देते हैं, भी अर्थ, जब इसको अर्थ कर देते हैं, this positive charge will go into the ground, right? This negative cannot go. Why? Because ये positive इसको attract करके रोके हुए हैं। Clear? Then we remove this earthing. हम इस earthing को remove कर देंगे, इस body को हटा देंगे, तो इस पूरी body में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अपोजिट आया, ये प्लस था, ये माइनस आया, ये माइनस होता तो ये क्या आता, प्लस आता। ठीक है, सो यहां पर बिना टच करे हमने क्या किया, बिना टच करे हमने एक बॉडी को चार्ज कर दिया। ठीक है, सो दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन इंडक्शन खाली सिर्फ इतना कहलाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इजी है ये भी, तो रटना कुछ नहीं है। मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप रटेंगे तो कितना रट पाओगे भाई, नहीं रट पाओगे। तो रटना नहीं है, चीजों को समझना है। सो ये जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट था। अभी तो कॉन्सेप्ट्स आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कुलाम्स लॉ से आपकी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने कुलाम्स लॉ रटा होगा, आई एम श्योर मेरे लेक्चर देखेगा, उन्हें खुद को भी महसूस हो जाएगा, समझा नहीं होगा ठीक से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मेरा कुलाम्स लॉ पे होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कुलाम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना हुआ है। मेरा मानना कुछ नहीं छोड़ के चलना है, सारे बेसिक्स जो एसेंशियल है वो सब कवर करके चलने हैं, और ये सब एसेंशियल है। ठीक है, तो चैप्टर जैसे शुरू होता है बिल्कुल मैंने वैसे शुरू किया था। तो देखिए, जहां पर थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है उसे आप कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। किसी भी चीज को फिजिक्स में लाइटली नहीं लेंगे आप, अगर आपने फिजिक्स में अच्छा करना है तो जब आप सारी चीजों को ऐसे समझें कि वो दिमाग में बस जाए, और जब उनको अगर मान लिया कहीं एग्जाम में लिखने की बारी आती है, इस्तेमाल करने की बारी आती है, तो एकदम से सामने आ जाए। ऐसा ना हो कि रट्टा रट्टा ना मारना पड़े इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक। नेक्स्ट लेक्चर मेरा कुलाम्स लॉ पे होगा, जिसमें बहुत सारे बेसिक्स आएंगे, 12th के भी 11th के भी, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद आएगा। ठीक है, जैसे भी होगा आपको अपने आप ही, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारी तरफ से, नोटिफाई कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।